हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मैं हूं अंजलि नामदेव और हम आज बात करेंगे कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन के बारे में। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी ना भूलें ताकि हमारे चैनल की वीडियोस जैसे ही अपलोड हो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो हम आज स्टार्ट करते हैं कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन। यदि आप लोग ICAR, JRF, ASRP, नेट, SRF, ARS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जिसमें कोर्स का प्राइस सिर्फ 1000 रुपीज़ रहेगा और आपको इसमें कंप्लीट सिलेबस के PDF फॉर्म में नोट्स दिए जाएंगे, लेक्चर वीडियोस रहेंगे, मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। यदि आप हमारे कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। हम आज स्टार्ट करते हैं कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन। शुगर कैन के बारे में हम बात करें तो शुगर कैन के बारे में हम बात करेंगे तो इसका बॉटेनिकल नेम क्या होता है, सैकरम स्पीसीज़ होता है। हम सैकरम स्पीसीज़ क्यों बोला हमने इसको, क्योंकि इसकी जो 5 बॉटेनिकल नेम है आपको इनको याद करना पड़ेगा और ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, क्योंकि शुगर में सिर्फ एक ही क्रॉप है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप स्टार्टिंग से लेके वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप देखिएगा शुगर केन स्पीसीज़ का बॉटेनिकल नेम क्या है। शुगर केन स्पीसीज़ एक तो होती है कल्टीवेटेड स्पीसीज़ और एक होती है वाइल्ड स्पीसीज़। कल्टीवेटेड स्पीसीज़ की बात करें तो इसके बॉटेनिकल नेम होता है सैकरम ऑफिसिनेरम, सेकेंड होता है सैकरम बारबेरी, सैकरम साइनेंसिस। ये होती हैं 3 कल्टीवेटेड स्पीसीज़। और फिर नेक्स्ट हम वाइल्ड स्पीसीज़ में बात करेंगे तो सैकरम स्पॉन्टेनियम इसकी होती है बस वाइल्ड स्पीसीज़ और सैकरम रोबस्टम इसकी वाइल्ड स्पीसीज़। इसकी जो फैमिली होती है वो ग्रैमिनी फैमिली से ये बिलोंग करता है शुगर केन। इंडोबर्मा इसका ओरिजिन होता है। फिर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि इन जो कल्टीवेटेड स्पीसीज़ हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। आप लोग देख रहे हो कि सैकरम ऑफिसिनेरम का सबसे फर्स्ट हम देखेंगे तो इसको हम लोग नोबल केन भी बोला जाता है। सबसे ज़्यादा जो हमारे इंडिया और वर्ल्ड में ग्रो किया जाने वाला शुगर केन है वो है सैकरम ऑफिसिनेरम, जिसका वाइडली कल्टीवेटेड बहुत ज़्यादा इसको कल्टीवेशन किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका स्टॉक जो रहता है वो बहुत थिक होता है और इसका जो जूसी हेयर होता है ना, जूसी होता है ये, तो लो फाइबर कंटेंट रहता है। लो फाइबर कंटेंट मतलब कि होता है ग्लूकोज कम रहना एंड सुक्रोज जो रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। अब जब हम लोग जो शुगर केन को गन्ने का रस पीते हैं तो उसमें क्या होता है, शुगर केन ज़्यादा रहता है तो वो बहुत अच्छा लगता है, शुगर ज़्यादा रहती है तो अच्छा लगता है। तो वही बात है ना कि स्टॉक थिक रहता है, मोटा रहता है और जूसी रहेगा। जूसी तो उसका मेन कंटेंट है, लो फाइबर कंटेंट होगा तभी तो वो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा इसलिए किया जाता है और वाइडली कल्टीवेटेड क्रॉप है। इसका जो क्रोमोसोम नंबर है 2n=80 है। ये क्या है, 2n=80। सैकरम बारबेरी की बात करेंगे तो इसको हम लोग इंडियन केन के नाम से जाना जाता है इसको, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा कल्टीवेटेड स्पीसीज़ में आता तो है बट इसको ज़्यादा ग्रो तो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसमें सुक्रोज कंटेंट जो रहता है वो बहुत कम रहता है। अब सुक्रोज कंटेंट कम रहेगा तो वो मीठा कम लगेगा, हाई फाइबर कंटेंट रहेगा तो वो स्वाद में ठीक नहीं रहेगा, लाइक ग्लूकोज ही बोल सकते हैं कि वो ज़्यादा रहेगा। स्टॉक थिन रहेगा और जो रहेगा वो शॉर्ट रहेगा, है ना। जो स्टॉक रहता है शुगर केन का वो थिन पतला बिल्कुल रहेगा और शॉर्ट रहेगा। शॉर्ट जब वो रहेगा तो क्या होगा, जितना ज़्यादा शुगर केन की लंबाई होगी हमको उतना ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है ना, लॉन्ग होगा। इसके बाद हम क्रोमोसोम नंबर की बात करेंगे तो इसका जो क्रोमोसोम नंबर है 2n=82 से 124 तक होता है। सैकरम साइनेंसिस की बात करेंगे, इसका ओरिजिन क्या है, चाइना। इसको हम लोग चाइनीज केन के नाम से भी जाना जाता है। मीडियम सुक्रोज, इसमें जो सुक्रोज कंटेंट होता है वो मीडियम होता है। उसके बाद हाई फाइबर कंटेंट, लेकिन जो फाइबर कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। थिन एंड लॉन्ग स्टॉक होता है, ये लॉन्ग है, ठीक है, लॉन्ग स्टॉक होता है। फिर हम बात करेंगे क्रोमोसोम नंबर इसका होता है 2n=118। आप इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यदि नहीं समझ में आता आपको तो आप बार बार वीडियो को ज़रूर देखें, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा।
फिर हम नेक्स्ट जो हमारी वाइल्ड स्पीसीज़ है उसमें बात करेंगे। जैसे वाइल्ड स्पीसीज़ में क्या आ रहा है, सेकेरम स्पॉन्टेनियम, सेकेरम रोबस्टम। तो जो इसमें क्या होता है, सेकेरम स्पॉन्टेनियम में लो सुक्रोज कंटेन होता है, सुक्रोज जो रहता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, और हाई फाइबर कंटेन, जो फाइबर कंटेन रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। लो सुक्रोज सेम इसमें भी है, रोबस्टम में भी क्या होता है, हाई फाइबर कंटेन और लो सुक्रोज होता है। फिर हम बात करेंगे जो सैकेरम वर्ड है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो सैकेरम वर्ड है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है। हमने अभी तक जितने भी वर्ड्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा लैटिन और ग्रीक वर्ड से लिया गया है, लेकिन सैकेरम ऐसा वर्ड है जिसको कि संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है विच मीन्स सुगर। क्या होता है इसका मतलब, सुगर। सैकेरम जो वर्ड है वो टेकन बाय संस्कृत लैंग्वेज विच मीन्स सुगर। लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया इज शुगर आफ्टर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो कॉटन इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री के बाद इंडिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इंडस्ट्री है वो शुगर केन की है। और पूरी वर्ल्ड में बात करें तो 78.2% जो शुगर का प्रोडक्शन होता है वो शुगर केन से ही होता है। तो जो हम कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कितना परसेंट जो रहता है वर्ल्ड में शुगर प्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, तो किसके थ्रू होता है, शुगर केन से होता है। 78.2% जो शुगर प्रोडक्शन होता है वो शुगर केन से होता है। फिर आती है इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन इज एरो। जो इन्फ्लोरेसेंस होता है शुगर केन का उसको हम बोलते हैं एरो। क्या बोलते हैं हम इसको, एरो। इट इज़ अ C4 प्लांट। ये क्या है, C4 प्लांट है। और हम बात करें इसमें C4 साइकिल जो दिया गया था, हैच और स्लेक ने जो C4 साइकिल दिया गया था सबसे पहले उन्होंने शुगर केन में ही इसको दिया था। तो ये C4 प्लांट है। पेरिनियल प्लांट है। पेरिनियल मतलब एक एनुअल होता है, बायनियल होता है और पेरिनियल होता है। एनुअल मतलब जो एक वर्ष में उनका लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है, एक वर्षीय जो पौधे होते हैं। पेरिनियल मतलब होते हैं बहुवर्षीय, जिनकी अपनी पूरे ग्रोथ करने के लिए उनको एक से ज़्यादा समय का वक्त लगता है। ठीक है, एक साल से ज़्यादा टाइम लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग पेरिनियल प्लांट। अब हम बात करेंगे रूट सिस्टम की। को जो रूट होता है शुगर केन का वो 2 टाइप के रूट सिस्टम होता है। फर्स्ट इज ए सैट रूट। ठीक है, फर्स्ट क्या हुआ उसका सैट रूट और सूट रूट्स। ठीक है, अब सैट रूट्स की बात करें, अब ये सैट जो वर्ड है वो आप लोगों के लिए नया होगा। टेम्परेरी प्रोवाइड मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करता है, जो सैट होता है वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स और टेम्परेचर क्या करता है, इसको प्रोवाइड कराता है ग्रोइंग प्राइमरी रूट्स को ग्रो करने के लिए। जबकि जो सूट रूट होता है वो क्या होता है, परमानेंट होता है एंड प्रोड्यूस फ्रॉम लोअर रिंग। लोअर रिंग से वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है लोअर नोट्स ऑफ द सूट। अब हम इसमें देखेंगे जो ये आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, ये इस शुगर केन है। ठीक है, शुगर केन देख रहे हो आप लोग, ये क्या है, इसका स्टॉक है। ठीक है, ये क्या है, इसका स्टॉक है। अब आप जो यहाँ पे ये देख रहे हो ये क्या है, इसका नोड, ये नोड है ना, और ये क्या है, इंटरनोड। ठीक है, ये इंटरनोड है, ये नोड है, और ये पूरा स्टॉक है ना, ये स्टॉक है। और ये जो स्टम है, इसका जो स्टम होता है ये हॉलो नहीं होता। मेनली हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रेमिनी फैमिली के जो कुछ जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, इनके जो स्टम होते हैं वो हॉलो होते हैं, लेकिन शुगर केन का स्टम जो रहता है वो हॉलो नहीं होता। यदि हॉलो होगा मतलब खोखला होगा, तो उसका क्या मतलब रहेगा, हम तो इसके लिए शुगर के रस पीते हैं, शुगर के लिए हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। यदि इसका ही स्टम होलो होगा तो ये किस लिए होगा, यूज़ नहीं होगा। सो ये इसका जो स्टम होता है वो सॉलिड होता है, सॉलिड होता है, तो इसके जो अंदर रहता है ये जूसी पार्ट रहता है, स्टम में ही इसका जूसी पार्ट रहता है स्टॉक में। जो आप ये स्टॉक देख रहे हो, सो ये स्टॉक हम जैसे सीड बोते हैं ना, सॉरी ये यहाँ पे पहले समझ लो, ये नोड होता है और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस बिटवीन नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड। फिर ये जो इसका क्या कहते हैं, हम बात करें सीड रेट है ना, सीड हम इसका क्या सीड बोते हैं, नहीं, इसमें सीड की सोइंग नहीं की जाती, इसमें सेट की सोइंग की जाती है ना। जो सेट की सोइंग, अब हम सेट कहाँ से आता होगा, सीड तो हमको पता है सीड कहाँ से आता है, लेकिन इसमें क्या रहता है, इसका 1/3 पार्ट हम लेते हैं, इसको अपर 1/3 पार्ट को हम कट करते हैं और इसको क्या कर दिया जाता है, ऐसे हम क्या कर देंगे, इसको सॉइल में ग्रो करते हैं। अब हम इसका 1/3 पार्ट लेके हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये आया, इसमें हमको एक नोड होना बहुत ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है, नोड। इसमें से ऐसा हम ये 1/3 पार्ट लेंगे, यदि ये वाला लेंगे, हम 1/3 पार्ट ऐसा लेते हैं कि जो इसका ये क्या कहते हैं, ये एक नोड इसमें होना ज़रूरी है। इसमें एक नोड होगी, इसका मतलब क्या है कि यदि इसमें नोड होगी तो वो नोड के अंदर क्या होना चाहिए, बड।
नोड के अंदर क्या होना चाहिए, बड। बड एक हो या एक से ज़्यादा हो तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बड के अंदर क्या होता है, इनमें ये जो रहता है, ये हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इसको सॉइल में लगाएंगे तो ये क्या करेगा, ये जो स्टर्म रहता है उसको क्या करेगा, ये जो इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट पार्ट रहेंगे ये क्या करेगा, जो शुगर केन को जब बढ़ता जाएगा तो उसको क्या करेगा, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का वर्क करता है। ठीक है, तो ये है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम ये जो रहता है इसको ऐसे साइड को हम यहाँ क्या करते हैं, हम सॉइल में लगाते हैं और ये बड से क्या होती हैं, ये रूट्स निकलने लगती हैं ना, रूट्स निकलने लगेंगी, फिर क्या होगा, इधर से जब स्टर्म डेवलप होगा तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टर्म डेवलप होने लगता है। ठीक है, सो जो बड रहेगी वो क्या करेगी, वो उसको जो जो पार्ट रहेगा प्लांट का उसको क्या कर देगी, वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का वर्क करती है। सो बड होना, उसमें नोड होना बहुत ज़रूरी है। नोड के अंदर क्या होती है, बड्स होती हैं, एक बड होगी, 2 बडेड होगा, 3 बडेड होगा, बहुत सारी बडेड हो सकती हैं। ठीक है, बड हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो सीड का यूज़ नहीं करते सोइंग के लिए, प्लांटिंग के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इसमें सैट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सो आप लोगों को आप आई होप से समझ में आ गया होगा। और जो हम बात करें साइड क्या होता है, 1/3 पार्ट ऑफ शुगर केन का होता है। ठीक है, 1/3 पार्ट, जैसे कि हम 1/3 पार्ट में जैसे बात करें तो माना कि हम इसके क्या है, इसकी जो हाइट है वो टोटल कितनी है, 120 सेंटीमीटर है ना। अब 120 सेंटीमीटर में इसका 1/3 कितना होगा, देख लो आप लोग, 3 1 3 3 4 12, इसका क्या होगा 1/3 पार्ट 40 सेंटीमीटर। हम इसको 40 सेंटीमीटर से क्या करेंगे, कट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये सेट निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे क्लाइमेट की। सो क्लाइमेट की बात करेंगे तो ये इट इज़ अ ट्रॉपिकल क्रॉप। ये कैसी क्रॉप है, ट्रॉपिकल क्रॉप है। इसके लिए रिक्वायर्ड वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कैसा रिक्वायर्ड होता है, इसके लिए वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट होता है। अब हम बेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन इन साउथ इंडिया, ठीक है, बहुत अच्छी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है हमारे इंडिया में वो है साउथ इंडिया में। इसके रिक्वायरमेंट होती है वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट, यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाता है और तो शुगर केन को ग्रो करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, जो कि बेस्ट क्लाइमेट साउथ इंडिया में प्रेजेंट होता है। फिर हम एनुअल रेनफॉल की बात करेंगे तो एनुअल रेनफॉल इसको कितनी रिक्वायर्ड होती है, 75 to 120 सेंटीमीटर। फिर हमारा जो बात करेंगे कि टेम्परेचर इसको कितना रही चाहिए रहता है, 21 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 21 to 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। लेकिन हम बेस्ट टेम्परेचर की बात करेंगे फॉर शुगर केन के लिए तो ये होता है आपका 28 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हम बात करेंगे एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, लो टेम्परेचर, जो राइपनिंग के टाइम पे जब वो पकने पे आ जाता है, मैच्योरिटी के टाइम पे उसको टेम्परेचर इतना ही चाहिए रहता है, इससे ज़्यादा उसको नहीं चाहिए रहता है। ठीक है, उसको इतना ही ज़्यादा, यदि इसके माना कि हम इतना टेम्परेचर, ठीक है चलो हम 80.6 डिग्री सेल्सियस हम मान लिए, यदि इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो क्या होगा उसमें कि जो शुगर केन का जो प्लांट रहेगा, ठीक है, ये वाला जो अपर पार्ट रहेगा उसमें क्या हो जाएगा, ग्लूकोज कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ग्लूकोज कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा प्लांट को फिर उसमें ग्लूकोज कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, शुगर कंटेंट कम हो जाएगा, है ना। तो जो उसकी वैल्यू रहती है वो मेन वैल्यू नहीं रह पाती है। ठीक है, ये लॉस होता है। सो इतना ही टेम्परेचर उसको राइपनिंग के लिए चाहिए रहता है शुगर केन को। फिर सॉइल की बात करेंगे तो ये हैवी सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। बात करें इसका पीएच, न्यूट्रल पीएच में ये ग्रो करता है। न्यूट्रल पीएच मान के चलो कितना रहता है हमारा, 6.5 से 7.5 तक रहता है। बेस्ट सॉइल इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में बेस्ट सॉइल कौन सी रहती है, इसके लिए रिक्वायर्ड है क्ले लोमी। सैलाइन सॉइल इज़ अनफिट फॉर कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन। यदि हमें शुगर केन का कल्टीवेशन करना है तो हमें सैलाइन सॉइल को अवॉइड करना चाहिए। क्वेश्चन फिर हमारा नेक्स्ट है वैरायटीज़ की बात करेंगे। वंडर क्रॉप में आती CO419। नेशनल लेवल कॉमर्शियल लेवल में जो वैरायटी है वो है CO पंत, 850004, 86032, 87263। रेड रॉट रेजिस्टेंस मतलब कि जो डिजीज़ रेड रॉट डिजीज़ है उसके प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है, ये CO7 7704, CO7717 है ना। सो ये है आपकी रेड रॉट रेजिस्टेंस से वैरायटी। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे कि सीड रेट की, या हम इसको बोल सकते हैं सैट रेट। हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको सैट रेट भी बोल सकते हैं। इधर पे आप मतलब सैट रेट कर लीजिएगा।
सेट रेट भी हम इसको बोल सकते हैं। अब मैंने आपको बताया बडेड का रहती है नोड के अंदर जो बडेड रहती है, ठीक है। एक बडेड में यदि होगा तो एक बडेड में सेट कितना रिक्वायर्ड रहता है, इसको 1,20,000 सेट पर हेक्टेयर रिक्वायर्ड होता है यदि एक बडेड है, ठीक है। एक बड वाला सेट है तो उसको लिए कितना रिक्वायर्ड चाहिए हमको सेट 1,20,000। यदि इसमें 2 बड है नोड में तो 2 बड के लिए हमको कितना रिक्वायर्ड होता है 80,000 सेट्स पर हेक्टेयर। फिर 3 बड यदि है तो सेट के लिए कितना रिक्वायर्ड होता है सेट 35,000 से 40,000 सेट्स पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में हमको इतने सेट्स की रिक्वायर्ड होती है। समझ में यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम जब सीड को क्या कहते हैं प्लांटिंग करेंगे तो उसके लिए सेट का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जैसे हम लोग सीड का ट्रीटमेंट करते हैं ना, वैसे ही सेट का भी ट्रीटमेंट किया जाता है। अब सेट का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, वो है कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट। यदि हम कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट से करेंगे, ठंडे पानी से करेंगे ट्रीटमेंट, तो क्या होगा, होल केन, हम पूरे केन को हम क्या कर देंगे, इसमें डिप कर देंगे कोल्ड वाटर में फॉर 12 से 48 घंटे के लिए। हम क्या करेंगे, पूरे केन को हम उस पर डिप कर देंगे, डुबो देंगे। हॉट वाटर ट्रीटमेंट की बात करेंगे, सेट्स सोक्ड इन हॉट वाटर में बात करेंगे तो उसको कितना डिग्री सेंटीग्रेड के लिए कितने मिनट के लिए रखना चाहिए, इसको 52 डिग्री सेल्सियस को 52 डिग्री सेल्सियस में 32 to 40 मिनट्स के लिए हम लोगों को सेट को सोक करने के लिए रखना चाहिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट के लिए। केमिकल ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो इसमें हम ऑर्गेनो मर्क्यूरियल का दैट इज़ एगलॉल और एडिटो का हम इसमें 200 ग्राम पर 50 लीटर ऑफ वाटर, 50 लीटर के पानी में हम लोग 200 ग्राम हम एगलॉल का यूज़ करके हम इसका केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट की बात करेंगे प्लांटिंग टाइम। प्लांटिंग टाइम क्या होता है इसका कि स्प्रिंग मतलब कि फरवरी से मार्च में हम इसकी क्या कर देते हैं, प्लांटिंग करते हैं। एक साल इन गुजरात और आंध्र प्रदेश में इसका यूज़ किया जाता है, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में। और इसकी जो लाइफ साइकिल होती है, मतलब कितने दिन में वो कंप्लीट कर लेता है अपना लाइफ साइकिल, 13 से 15 महीने में वो हार्वेस्ट कर लिया जाता है। सप्लाई शुगर फॉर अर्ली क्रशिंग के लिए सप्लाई किया जाता है शुगर को। अधसाली की बात करेंगे, अधसाली शुगर केन की, तो जुलाई से अगस्त में इसकी प्लांटिंग कर दी जाती है, प्लांटिंग का टाइम है। और इसको लाइफ साइकिल इसका टोटल कितना लगता है, इसको रिक्वायर्ड होता है 16 से 18 मंथ के लिए लगता है। इंक्रीजेज इन ईल्ड, ये क्या करता है, ईल्ड में इंक्रीज करता है और शुगर रिकवरी करता है। थोड़ा एडवेंटिशियस एरिया इन डिक्लाइनिंग ड्यू टू वाटर प्रॉब्लम। लेट प्लांटिंग यदि हम कर रहे हैं तो बियॉन्ड मार्च रिडक्शन इन ड्यूरेशन और ईल्ड में रिडक्शन होता है लेट प्लांटिंग करने से, ठीक है। सो हमें अवॉइड करना चाहिए लेट प्लांटिंग को। फिर हम बात करेंगे प्लांटिंग मेथड की कि हम लोगों को प्लांटिंग मेथड कैसे कैसे हम इसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे फ्लैट बेड मेथड। हम फ्लैट बेड मेथड है ना, फ्लैट बेड मेथड में कैसे करेंगे, यूज़ इन नॉर्थ इंडिया। इसका यूज़ मोस्टली कहाँ पे किया जाता है, नॉर्थ इंडिया में किया जाता है फ्लैट बेड मेथड का। इसमें हम क्या करते हैं, सैलो फरो करते हैं, ठीक है। एट हम क्या करते हैं 75 से 90 सेंटीमीटर हम क्या करते हैं स्पेसिंग में 8 से 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग रखते हैं, ठीक है। इसका क्या करेंगे, हम 8 से 10 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रखेंगे और 75 to 90 सेंटीमीटर हम इसका क्या करेंगे, सैलो फरो खोदेंगे, ठीक है। फिर हम रिज और फरो की बात करेंगे। मोस्ट सुटेबल मेथड होती है कहाँ पे, साउथ इंडिया में, जिसकी हम डेप्थ कितनी रखते हैं, 10 से 15 सेंटीमीटर हम इसकी डेप्थ रखते हैं। ट्रेंच मेथड की बात करेंगे, इसको हम लोग कोस्टल एरिया में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यू शेप्ड में हम ट्रेंच खोदते हैं 75 से 90 सेंटीमीटर तक और 20 से 25 सेंटीमीटर हम इसकी स्पेसिंग रखते हैं। और ये कैसे नाली होती है हमारी, यू शेप्ड में, ट्रेंच मेथड, ठीक है। रिंग पिट मेथड से समझ में आ रहा है, रिंग मतलब कि छल्ला और पिट मतलब कि गड्ढा, है ना। स्लोपी लैंड्स में इसको यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, जो सैंडी सॉइल में हम गन्ना लगाए हैं तो ये क्या करेगा, प्रिवेंट करने का काम करता है लॉजिंग से। अब लॉजिंग क्या होता है, जब कोई फसल बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो उसको विंड से भी वो क्या हो जाती है, गिरने का डर रहता है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लॉजिंग। इसकी स्पेसिंग हम क्या रखते हैं 120 सेंटीमीटर, पिट और पिट साइज हम 75 से 2.5 मीटर तक रखते हैं। इसको हम लोग मदर सूट टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है, रिंग पिट मेथड को। किसको, रिंग पिट मेथड को मदर सूट टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है और नो टिलर टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है। फिर हम बात करेंगे
STP मेथड की बात करेंगे, प्लांटिंग मेथड इसको बोलते हैं हम लोग स्पेस्ड ट्रांसप्लांटिंग। क्या बोलते हैं? स्पेस्ड ट्रांसप्लांटिंग। ये कहाँ से डेवलप की गई थी? IISR लखनऊ से, ठीक है। IISR लखनऊ से डेवलप की गई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट शुगर केन रिसर्च, ठीक है, लखनऊ में है। इसका यूज़ हम लोग मोस्टली सीड मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट की। तो फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट में क्या होता है? हैवी फीडर क्रॉप है, मतलब इसको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा। यदि हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो N/P/K, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का जो रेशो होता है वो कितना होता है? 120 से 150 रेशो 80/60 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसका रेशो होता है। अब जो नाइट्रोजन कंटेंट हाई रहेगा, देन सुक्रोज कंटेंट विल बी डिक्रीज। मतलब यदि हम नाइट्रोजन कंटेंट हम ज़्यादा कर देते हैं, इससे यदि हम क्या रहता है कि हमको एक ये ICR का डाटा है कि ICR ने हमको बोला इतना रिक्वायरमेंट है इसको, यदि फिर भी पे किसान नहीं मानता है, बाई चांस किसान क्या करेगा कि यदि वो नाइट्रोजन को इससे ज़्यादा दे देगा तो क्या होगा? यदि नाइट्रोजन जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो सुक्रोज कंटेंट क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। और सुक्रोज कंटेंट कम होगा तो वो क्या है? कोई मतलब कम नहीं है, मतलब कि उसमें सुक्रोज के लिए, शुगर के लिए तो हम लेते हैं सुक्रोज, है ना। सो फिर ग्लूकोज कंटेंट बढ़ जाएगा। सो हमको ग्लूकोज कंटेंट नहीं बनाना, हमें सुक्रोज कंटेंट बनाना है, ठीक है। फिर पोटेशियम की बात करेंगे। पोटेंशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर। जो पोटेशियम रहता है वो किसी भी प्लांट में ट्रांसलोकेशन का वर्क करता है, लेकिन ये शुगर केन में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? शुगर का ट्रांसलोकेशन करने के लिए। अब हम बात करेंगे बेस्ट फर्टिलाइज़र की, कि शुगर कैन क्रॉप में बेस्ट फर्टिलाइज़र कौन सा होता है हमको अप्लाई करने के लिए? अमोनियम सल्फेट, जो कि हम लोग नॉर्मल सॉइल में इसका यूज़ करते हैं। फिर फॉर एसिडिक सॉइल, यदि हमारी सॉइल एसिडिक है तो हम कैन का यूज़ करते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको हम किसान खाद भी बोलते हैं। और यदि वैसे तो हमको सलाइन सॉइल में हमको यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं, अवॉइड करना चाहिए शुगर केन की क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए। बाई चांस सलाइन सॉइल में है तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? यूरिया का यूज़ करना चाहिए। फिर हम बायो फर्टिलाइज़र की बात करेंगे। किसके लिए बायो फर्टिलाइज़र कौन सा बेस्ट रहता है? तो वो है एज़ोटोबैक्टर। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे वाटर रिक्वायरमेंट की। जैसे हमने फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट बात की, वैसे हम वाटर रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। तो वाटर रिक्वायरमेंट क्या होगा? इसको टोटल वाटर रिक्वायरमेंट 200 से 250 सेंटीमीटर इसको रिक्वायरमेंट होती है वाटर की ना, सेंटीमीटर। और इसकी क्रिटिकल स्टेजेस कौन सी होती है? जर्मिनेटिंग फेज स्टेज, है ना। जर्मिनेटिंग फेज स्टेज क्या होती है? 0 से जो 60 दिन, है ना, DAP ये कोई फर्टिलाइज़र नहीं है ना। ये क्या है? DAP डे आफ्टर प्लांटिंग के 0 से 60 दिन के बाद हमको कौन सी फेज़ आती है? हमारी जर्मिनेटिंग फेज़ आती है। फिर नेक्स्ट आती है फॉर्मेटिंग और टिलरिंग फेज़। अब टिलर्स कब निकलना स्टार्ट होते हैं? 60 से 100 दिन डे आफ्टर प्लांटिंग, ठीक है। फिर ग्रांड फेज, इसी में क्या होते हैं? जो सुक्रोज कंटेंट रहता है वो इसी में स्टार्ट हो जाता है। इसमें सुक्रोज बनना बहुत जल्दी इस स्टेज में सुक्रोज बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर ग्रांड फेज क्या हो जाती है? 130 से 250 डे आफ्टर प्लांटिंग। मैच्योरिटी फेज क्या होती है? 250 से 365 डे आफ्टर प्लांटिंग। इसमें फ्लावरिंग स्टेज नहीं आती, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, फ्लावरिंग स्टेज आने के पहले ही हम इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अब फ्लावरिंग आने के पहले ही हम इसको हार्वेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि फ्लावरिंग यदि आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एरो आने लगता है, उसका इन्फ्लोरेसेंस आने लगेगा। और यदि जैसे ही इन्फ्लोरेसेंस आने लगेगा सो सुक्रोज कंटेंट रहेगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होने लगेगा। इसलिए जो किसान है वो क्या करते हैं कि इसका फ्लावरिंग आने के पहले ही उसको क्या कर दिया जाता है? हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अब यदि बाई चांस हम बात करें कि हम इरिगेशन नहीं दे पा रहे इतना ज़्यादा, हमें पास 2 ही इरिगेशन दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, तो हम कितना दे सकते हैं?
फॉर्मेटिव स्टेज में दे सकें और ग्रांड फेज स्टेज में हम इसको, ये दो मोस्ट क्रिटिकल स्टेजेस होती है जिनमें हमको क्या करना पड़ता है, इरिगेशन देना पड़ता है। और इसको हम इरिगेशन के लिए कौन सी मेथड यूज़ की जाती है, फरो मेथड यूज़ की जाती है ना। यदि हम बात करें कि गर्मी में हम कितनी सिंचाई देंगे, तो हम 8 से 10 दिन के इंटरवल में हमको दे देनी चाहिए समर में। और हम बात करेंगे 10 से 15 दिन में, या हम बोल सकते हैं सिर्फ 15 दिन में विंटर में इंटरवल में हमको इरिगेशन दे देनी चाहिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा है वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट में हम बात करेंगे तो वीड को कंट्रोल करने के लिए ब्लाइंड होइंग कर देना चाहिए। अब हम ब्लाइंड होइंग करेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, इससे क्या होता है, हार्ड जो क्रस्ट होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। ब्रेक होंगे हार्ड क्रस्ट, तो जैसे ही वो ब्रेक होने लगेंगे हार्ड क्रस्ट, तो क्या होगा, जर्मिनेटिंग जो रहेगा वो जल्दी होने लगेगा। सो और वीड कंट्रोल भी होगा इससे आसानी से, ठीक है। सेमाजीन, यदि हम केमिकल का यूज़ करें तो हमको सेमाजीन, एट्रोजीन और एलाक्लोर का यूज़ करना चाहिए। मोस्ट क्रिटिकल वीड कंपटीशन जो होता है कब होने लगता है, वो हमको 4 महीने के अंदर में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल वीड कंपटीशन हमारी शुगर केन में होने लगता है। फिर हम कुछ प्रैक्टिसेस की बात करेंगे जो कि शुगर केन में की जाने वाली हैं। शुगर केन में कौन कौन सी प्रैक्टिस की जाती है, वो है टाइंग की जाती है और प्रॉपिंग की जाती है, ठीक है। टाइंग मतलब बांध दिया जाता है, प्रॉपिंग कर दिए जाते हैं उसको, किससे बचाने के लिए, लॉजिंग से बचाने के लिए। क्या होता है, यदि क्रॉप 2 मीटर से ज़्यादा लंबी पहुंच जाएगी तो उसको बहुत डर रहता है कि वो क्या हो जाएगी, उसका डर रहता है लॉजिंग का, ठीक है। फिर हम बात करेंगे रैपिंग कैसे होगी। रैपिंग की बात करेंगे तो रैपिंग मतलब होगा, रैपिंग को क्या करेंगे हम लोग, जो ट्रेस मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, ट्रेस मटेरियल जो शुगर केन में रहेंगे वो क्या रहेगा, शुगर केन में जो भी ट्रेस मटेरियल रहते हैं उनको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और उसको प्रिवेंट करते हैं। तो इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। जैसे ये देखो, ये आपका कोई प्लांट है शुगर केन, यहाँ पे लगा और देखते जाइएगा, ये शुगर केन लगे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बीच में क्या है, कोई ट्रेस मटेरियल है ना, ये ट्रेस मटेरियल है। तो हमने इसको क्या किया, इसको रिमूव किया, इसको हमने क्या किया, रिमूव किया, ये रिमूव हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको एक साथ करेंगे। फिर हम इसको क्या कर देंगे, टाइंग कर देंगे मतलब कि इसको बांध देंगे। ये जैसे ये है, ये इससे हम क्या करेंगे, इसको बांध देंगे। जब ये बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, इससे लॉजिंग तो कम होगा, साथ में यहाँ जो स्पेस बचेगा इससे क्या होगा, जो इम्प्रूव कार्बन डाइऑक्साइड सर्कुलेशन, तो इनमें क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड का सर्कुलेशन क्या होने लगेगा, बहुत अच्छे से होने लगेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है रैपिंग। क्या करते हैं इसमें, हम ट्रेस मटेरियल को रिमूव करेंगे, लॉजिंग से प्रिवेंट करते हैं और क्या हो जाता है, इम्प्रूव कार्बन डाइऑक्साइड सर्कुलेशन का क्या होने लगता है, इम्प्रूवमेंट होने लगता है। डी ट्रेसिंग की बात करेंगे। डी ट्रेसिंग, ट्रेस मटेरियल को रिमूव करना डी ट्रेसिंग कहलाती है। अब फर्स्ट डी ट्रेसिंग हम क्या करते हैं, डन आफ्टर 150 डे आफ्टर प्लांटिंग, 150 दिन के बाद हम इसको फर्स्ट ट्रेसिंग करते हैं। उसके बाद हर महीने हमको ट्रेसिंग करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद हम हर महीने ट्रेसिंग करते हैं। और ये क्यों करते हैं, क्यों किया जाता है, फॉर न्यूट्रिएंट डाइवर्ट टू स्टॉक रीजन। यदि हम देखो यहाँ पे जो भी ट्रेस मटेरियल रहेंगे हम उसको रिमूव कर देंगे, तो जितने भी न्यूट्रिएंट रहेंगे वो डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, स्टॉक रीजन में जाएंगे, शुगर केन के स्टॉक में जाने लगेंगे, ठीक है, डाइवर्ट हो जाएगा वो उधर से। फिर अर्थिंग अप क्या कहलाता है, मिट्टी चढ़ाना, है ना, मिट्टी चढ़ाई जाती है अर्थिंग अप करके। फिर यूज़ फॉर फ्लैट मेथड, ये फ्लैट है, ठीक है। फ्लैट मेथड, जो फ्लैट मेथड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, 4 मंथ डे आफ्टर प्लांटिंग। तो ये कब से करने लगते हैं, 4 महीने प्लांटिंग के बाद से। रटूनिंग जो हमारी क्रॉप है, रटूनिंग क्या है, रटूनिंग क्या की जाती है, प्रोपोगेशन होती है इज बाय रटूनिंग, इन विच वैन द केन इज हार्वेस्टेड, हम क्या करते हैं, केन को हार्वेस्ट करते हैं। अब पोर्शन ऑफ स्टॉक, एक पोर्शन क्या कर देते हैं, स्टॉक को लेफ्ट अंडरग्राउंड में छोड़ दिया जाता है, टू गिव राइज टू अ सक्सीडिंग ग्रोथ ऑफ केन, और रटून और स्टेबल क्रॉप के रूप में हम उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ताकि वो रटून से क्या निकालने लगे, सक्सीडिंग ग्रोथ होने लगे केन की। अब सिम्टम्स फॉर लॉजिंग जजिंग शुगर केन मैच्योरिटी। अब हम इसको कैसे हम जज कर सकते हैं कि अब शुगर केन मैच्योरिटी के टाइम पे आ गया है, मतलब अब हमें इसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए।
तो क्या होता है, फर्स्ट पहले तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं करता किसान, एजुकेटेड लोग यूज़ करते हैं, ठीक है चलो बात है। फिर हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करेंगे तो क्या होता है, एक मेटेलिक साउंड आने लगता है स्टम में, ठीक है। ये कोई स्टम है, यहाँ पे क्या होगा, इसका क्या होने लगता है, मेटेलिक साउंड आने लगता है, ठीक है। मेटेलिक साउंड कुछ जैसे ही नहीं बजा के देखते थे पहले के लोग, वैसे ही। फिर ये जो क्या होता है, एक ट्रेडिशनल मेथड में एक और तरीका होता है कि वो जो किसान रहता है वो क्या करता है, इस यहाँ से क्या करेगा, वो एक जो भी रहेगा, जैसे कि ये यहाँ से थोड़ा सा स्टम्प है, यहाँ से चाकू से वो क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है, कट करेगा। और वहाँ पे देखेगा कि यदि वहाँ से वो मिलेगा, क्या कहते हैं, यदि जो जूस रहेगा है ना, इसका जूस जो रहेगा वो यदि पतला होगा, मतलब कि इसको अभी और मैच्योरिटी है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है ये, ठीक है, शुगर के। और यदि यही जूस हार्ड रहेगा, दैट मीन्स सॉलिड रहेगा, तो इसका मतलब क्या है, ये मैच्योरिटी हो गया, मतलब ये हार्वेस्टिंग का टाइम आ चुका है इसका। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, हैंड रिफ्रैक्टोमीटर, या इसी को हम बोलते हैं ब्रिक्स रिफ्रैक्टोमीटर, है ना, ब्रिक्स रिफ्रैक्टोमीटर। ब्रिक्स रिफ्रैक्टोमीटर में भी ऐसे ही किया जाता है, इसमें किसी भी शुगर केन का क्या किया जाता है, जूस को लिया जाता है, और इसमें यहाँ पे ये एक प्रकार के क्या रहता है, कंटेंट रहता है, जिसपे हम क्या करेंगे, इसमें शुगर केन के रस को रखेंगे, और इसमें यहाँ कहीं रीडिंग आने लगती है, तो हम रीडिंग को उसको नोट कर लेते हैं। और यदि हमारा 18 से 22% इसका यदि रीडिंग आती है, तो इसका मतलब क्या है, 19 रीडिंग आती है, मतलब कि क्या हो गया, इसका ये हार्वेस्ट होने के लिए तैयार हो गया, ये इसका मैच्योरिटी हो गई है। इसकी जो रीडिंग होती है वो TDS में होती है। TDS मतलब कि जो शुगर रहता है, सुक्रोज प्लस ग्लूकोज दोनों की रीडिंग देता है। अब ग्लाइकोज कंटेंट इज 0.5% व्हेन टेस्टेड बाय फेलिंग सॉल्यूशन। जब हम फेलिंग सॉल्यूशन में इसको टेस्ट करेंगे तो 0.5% से ग्लाइकोज कंटेंट मतलब ग्लूकोज कंटेंट 0.5% से कम आएगा, मतलब कि ये क्या है, ये मैच्योरिटी हो चुकी है और इसको हार्वेस्ट करने के ये तैयार है। टॉप बॉटम रेशो की बात करेंगे तो इसको कैसे निकालते हैं, टॉप 1/3 पर सुक्रोज को डिवाइडेड बाय बॉटम 1/3 पार्ट ऑफ सुक्रोज का लिए जाता है। ऊपर से भी ले लेते हैं हम 1/3 पार्ट और नीचे से भी ले लिया जाता है, तो हमको क्या आ जाएगा, टॉप बॉटम रेशो। अब हम बात करेंगे कि यदि बाई चांस हमारी क्रॉप नहीं पक पा रही है तो हम उसको जल्दी पकाने के लिए हम क्या करेंगे, राइपनिंग के लिए आर्टिफिशियल राइपनर का यूज़ करेंगे, जिसमें आर्टिफिशियल राइपनर क्या होते हैं, एथ्रेल केमिकल फॉर प्रिवेंट फ्लावरिंग। अब आर्टिफिशियल राइपनिंग मतलब कि यदि वो अभी हमको लग रहा है कि और बढ़ सकती है हमारी क्रॉप, लेकिन अब हमारी इसमें क्या हो रही है, फ्लावरिंग आने का टाइम हो गया इस पर। अब हमको पता है कि फ्लावरिंग हमको नहीं आने देना है शुगर केन में। यदि फ्लावरिंग आएगी तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जो ग्लूकोज कंटेंट बढ़ जाएगा और ऊपर से साथ में क्या हो जाएगा, वो ग्लूकोज कंटेंट के साथ साथ हमारा सुक्रोज कंटेंट कम होने लगेगा, है ना। सो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, हम इसको रोकने के लिए, फ्लावरिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एथ्रेल केमिकल का यूज़ कर देते हैं, जिससे कि ये फ्लावरिंग क्या हो जाती है, रुक जाती है। फिर हमारा कुछ रहता है पोलैरीमीटर का, एग्जैक्टली डिटेक्ट करते हैं शुगर इंडस्ट्री जो रहती है, बड़ी बड़ी शुगर इंडस्ट्री, उसमें सुक्रोज को परसेंट निकालने के लिए हम लोग पोलैरीमीटर का यूज़ करते हैं। पोलैरीमीटर मतलब पोल % इज इक्वल टू सुक्रोज % ही रहता है, जिसमें आइडल जो सुक्रोज % होता है वो 11 to 16% रहता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट की बात करेंगे, कुछ पॉइंट की बात करें तो गैसोहॉल जो रहता है इज़ अ अल्टरनेटिव सुक्रोज ऑफ एनर्जी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 80% पेट्रोल प्लस 20% अल्कोहल फ्रॉम शुगर केन। जो शुगर केन से हम लोग क्या करते हैं, गैसोहॉल तैयार किया जाता है 20% शुगर अल्कोहल से और 80% पेट्रोल से, ठीक है। जो मेजर डिजीज़ है इसकी, मेजर डिजीज़ क्या है शुगर केन की, रेड रॉट, ठीक है। ये आप लोग प्लांट पैथोलॉजी या उसमें डिजीज़ मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, इसका मैनेजमेंट, उसका कंट्रोल, ठीक है। फिर इसकी ईल्ड हम बात करें तो इसकी ईल्ड हमको कितनी मिलती है, इसकी 60 से 100 टन पर हेक्टेयर इसकी मिलती है। बात करें हम इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू शुगर केन से रिलेटेड कितने इंस्टीट्यूट हैं, कौन कौन से हैं, बात करेंगे। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट SBI कोयम्बटूर में है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, इसका फुल फॉर्म क्या है, IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च।
लखनऊ यूपी। इंडियन शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, कानपुर में है। और क्यूबा जो है उसको शुगर केन बाउल ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ का टॉपिक तो अभी कंप्लीट हो गया है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारी क्रॉप थी शुगर केन, जिसको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना, बहुत क्वेश्चन इससे पूछने के रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोगों को यदि इस क्रॉप से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को बाकी लोगों को भी भेजें ताकि वो लोग भी देखें, ठीक है, वो लोग भी पढ़ सके। और आप यदि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं डिस्कशन के लिए, कोई भी प्रॉब्लम के लिए, तो आप उस पर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, आप उससे जाके व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। और आप यदि आपको हमारा कोर्स परचेस करना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें।